नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं? उम्मीद करता हूं बहुत ही शानदार होंगे। तैयारी आपकी अच्छे से चल रही होगी। तो चलिए हम लोग सेट नंबर 20 पर आते हैं, है ना। इससे पहले 19 सेट मैं आपको उपलब्ध करा चुका हूं। 19 सेट और प्लस 3 करंट अफेयर का भी सेट। उसके अलावा आपको पॉलिटी में लोकसभा राज्यसभा, फिर आपको ज्योग्राफी में भी आपको करा दिया हूं। मैं ज्योग्राफी में भी एक चैप्टर में कराया हूं। तो सब कुछ मैं धीरे धीरे आपको संपन्न करा रहा हूं। जुड़े रहिए, बने रहिए। इस बार बहुत ही अच्छा आप लोग करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, इसमें 50 प्रश्न आपको मिलेंगे जो कि एकदम एग्जाम के पैटर्न के अनुसार है। एग्जाम के पैरेलल बिल्कुल मिलने वाला है। तो वक्त को न गवाते हुए शुरू करते हैं हम लोग। पहला प्रश्न, निम्न में से कौन संविधान सभा के राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में नहीं कहा गया है? डीपीएसपी, डीपीएसपी में नहीं कहा गया है। ग्राम पंचायतों का गठन अनुच्छेद 40 में आप पढ़ते हैं, तो ये तो है ही। पहले ये जान लीजिए कि नीति निर्देशक तत्व है कहां से कहां तक। तो अनुच्छेद 36 से 51 तक है कि नहीं है? 36 से 51 तक। अब 36 से 51 वाला जो होगा वह इसमें नहीं होगा आंसर। नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता 44 अनुच्छेद में है, तो ये भी नहीं होगा। न्यायपालिका और कार्यपालिका का पृथक्करण, ये अनुच्छेद 50 में है, तो 36 से 50 में तो आ ही गया। अल्पसंख्यकों के द्वारा धार्मिक संस्थाओं की स्थापना, ये कहाँ है नीति निर्देशक तत्व में? तो डी आंसर बिल्कुल अच्छे से समझ लीजिए। आप लोग बारीकी से चीजों को पढ़िए, सब कुछ आप आसानी से कर ले जाएंगे। चलिए अब आते हैं दूसरे नंबर सवाल पर। इसमें थोड़ी सी गलती हुई है। जो गलती क्या है कि क्वेश्चन को थोड़ा सा बोल्ड रखना चाहिए था, बट पीडीएफ बनाते समय ध्यान नहीं आया। चलिए कोई बात नहीं, नेक्स्ट वीडियो से रहेगा ये। राज्य के निर्देशक तत्व किसके लिए आधार है? किसके लिए आधार है भैया? तो जान ही रहे हैं कि राज्य का है, तो राज्य का ही प्रशासन इसमें सम्मिलित होगा, है ना। ये राज्य के ऊपर निर्भर होता है, ये भी आप जानते हैं। राज्य इसको चाहे तो लागू करे, ना चाहे तो लागू ना करे। तो डी जो ऑप्शन है इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा, क्योंकि राज्य का नीति तो आप जान रहे हैं कि राज्यों से संबंधित है। राज्य का प्रशासन राज्य चाहे तो करे, चाहे तो ना करेगी। चलिए तीसरा नंबर सवाल, बहुत ही अच्छा सवाल है, खूबसूरत प्रश्न है। निम्नलिखित में से किस वर्ष मौलिक कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया? देखिए दोस्तों, मैं एक बार फिर आपको कह दूं, हर वीडियो की भांति एकदम आप धैर्य बना करके आप अगर बने रहेंगे तो मैं आपको ऐसे ऐसे प्रश्न करा दूंगा, ऐसे ऐसे प्रश्न करा दूंगा जो आपको एग्जाम में भेटाते हैं। 20 एक ऐसे प्रश्न आते हैं, 20 प्रश्न लगभग, जो आप अन्य किताब में नहीं देखते हैं, एनसीईआरटी से होते हैं। अब एनसीईआरटी पढ़ना तो संभव नहीं है कि सारा बच्चा एनसीईआरटी पढ़े दरोगा के लिए, सब एनसीईआरटी बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो करना क्या है कि बने रहिए। मैं जब आप लोग एनसीईआरटी अगर पढ़े होंगे तो पता चल रहा होगा कि कुछ प्रश्न जो आएंगे वो एनसीईआरटी से बिल्कुल डायरेक्ट आएंगे। वही प्रश्न का लिंक आपको एग्जाम से रहता है। तो ऐसे प्रश्न और कुछ सामान्य प्रश्न भी मैं जोड़ता हूं। ऐसा नहीं कि मैं एकदम तोप जैसा खूब कठोर प्रैक्टिस सेट कर दिया। मार्केट में बहुत सारा मिल जाएगा एकदम तोप कठोर, है ना। आप एग्जाम देते हैं तो देखते हैं कि बहुत तोप नहीं आता है प्रश्न, सामान्य लेवल का होता है। 40 45 50 प्रश्न, उसके बाद 20 प्रश्न थोड़ा सा मध्य स्तर का होता है, और उसके बाद 20-25 प्रश्न जो और होता है वह थोड़ा सा ऊंचा होता है ना। तो अकॉर्डिंग टू एग्जाम पैटर्न हम लोग क्वेश्चन को सेट किए हैं। एग्जाम के दृष्टिकोण से ही हमने इसको डिजाइन किया है। बहुत मजा आने वाला है, बने रहिए। चलिए तीसरा सवाल, तो मौलिक कर्तव्य, कर्तव्य पहले मूल संविधान में नहीं था। अगर कभी पूछ दे कि मूल संविधान में कितने मूल कर्तव्य थे, 1, 10, 11 या एक भी नहीं, तो ध्यान रखना है एक भी नहीं, 10 मत मार दीजिएगा, क्योंकि 10 जो है ना वो 42वां संविधान संशोधन से पहली बार जोड़ा गया 1976 में। तो इसका आंसर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए आते हैं चौथे नंबर सवाल। भारत के संविधान का अनुच्छेद 368 संबंधित है। अच्छा, 368 तो सभी जानते हैं कि संविधान संशोधन से। अब इसमें ऑप्शन देखिए, संविधान की संसद के संविधान संशोधन की शक्ति से पहली नजर में बच्चा तो टप से लगाएगा, कहेगा अरे एक नंबर तो पक्का कर दिए। लेकिन जब आगे पढ़ेगा चौथा ऑप्शन तो उसको लगेगा, तीसरा ऑप्शन तो उसको लगेगा कि हाँ देखिए दूसरा में क्या है, संविधान में संशोधन के लिए संसद द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया से, ये लीजिए दूसरा भी लग रहा है कि सही होगा। आते हैं तीसरा, संविधान के संशोधन शक्ति एवं प्रक्रिया से, तो हाँ दोनों, ए और बी दोनों का मिश्रण है सी, तो ये ध्यान देना है, सी इज द राइट, है ना। तो ऐसे एग्जाम में देखिए कभी भी जल्दीबाजी मत करिएगा, जल्दीबाजी करिएगा गच्चा खा जाइएगा। इसीलिए मैं आपको कह रहा हूं ना कि क्वेश्चन को इस तरीके से मैं डिजाइन किया हूं भाई। आप भरोसा कर लीजिए, आप भरोसा कर लीजिए, आप
मार्केट में देखिए, आप अब भाई अबोध बच्चा है नहीं कि आपको कुछ नहीं पता है, आप मार्केट के सेट उठा के देख लीजिए, बहुत सारे सेट आपको मिल जाएगा। और एक बार आप अपना पाठशाला भी देखिए, अपना ही है, आपका ही है, तो इसी से आप एक बार मिला करके देख लीजिए। यहाँ के जो प्रश्न का मैं लैंग्वेज भी, क्वेश्चन का जो लैंग्वेज है ना, वो लैंग्वेज भी बिल्कुल एग्जाम जैसा सेट कर रहा हूँ। चूंकि देखता हूं मैं ना कि कैसे बच्चे फंस जाते हैं, कैसे फंस सकते हैं। आप पढ़े लिखे हैं फिर भी फंस जाते हैं, इस क्वेश्चन का आंसर आपको पता है फिर भी फंस जाते हैं। तो एकदम लैंग्वेज भी मैं वही रखने वाला हूं, परेशान ना होइए। बड़ा भाई समझ करके आप जुड़े जुड़े हैं, तो मेरा भी फर्ज है छोटा भाई आपको मान करके आपको नुकसान नहीं होने दूंगा, इसकी गारंटी मैं आपको उपलब्ध करा रहा हूं। तो चलिए चौथे नंबर सवाल का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। पांचवा सवाल देखिए, किस मुकदमे में, यानी कि किस वाद में, है ना, सर्वोच्च न्यायालय ने पहली बार यह निर्णय दिया कि संसद द्वारा संविधान के मूल ढांचे में कोई संशोधन नहीं किया जा सकता है ना। जब मुकदमा आया केशवानंद भारती, केशवानंद भारती का मामला आया। अच्छा जरा कमेंट करिए कि ये केशवानंद भारती मुकदमा कब आया था, बहुत ही चर्चित मुकदमा है और इसको जानना जरूरी है। तो केशवानंद भारती जो मुकदमा आया, वाद आया, इसी में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि जी नहीं, संविधान के मूल ढांचे को आप नहीं हिला सकते हैं, उसको नहीं आप तोड़ सकते हैं, बाकी आप संशोधन करिए बट मूल ढांचा को आप नहीं तोड़ेंगे। तो ये सी ऑप्शन बिल्कुल अच्छा हो जाएगा, आंसर आपको याद हो गया। चलिए छठा सवाल, अनुच्छेद 368 के अंतर्गत क्या कह रहा है, संसद को मौलिक अधिकारों को वापस लेने का कोई अधिकार नहीं है। मौलिक अधिकार को वापस नहीं ले सकती है संसद, चाहे कुछ भी कर ले, क्योंकि ये मूल संविधान का भाग है। अभी आपने पढ़ा ना कि केशवानंद भारती मामले में ये आया कि भाई मूल को नहीं छुएंगे, आपको जो करना है करिए, मूल को नहीं करना है। तो देखिए आंसर डी बिल्कुल यही हो जाएगा कि संविधान के मूल ढांचे का अंग है ये मौलिक अधिकार, ठीक ना। अब बहुत बच्चे ध्यान थोड़ा नहीं देंगे तो ये भी मार सकते हैं कि 3 में विन्यास है, तो ये भी आंसर मार सकते हैं। बी भी लगा सकते हैं कि यह मौलिक अधिकार है, ये भी मार दे सकते हैं। लेकिन एकदम राइट आंसर जो है, आंसर देखिए आपको सब लगेगा कि सही है, आप आंसर को पढ़िए तो लगेगा कि पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, तीसरा पर थोड़ा सा डाउट लगेगा, लगेगा कि चौथा भी सही है। बिल्कुल जो सही है वह है डी, क्योंकि एग्जाम के दृष्टिकोण से हम लोग चल रहे हैं, खेला नहीं कर रहे हैं हम लोग ठान चुके कि अब की बार डबल स्टार, वही मान करके तैयारी हो रही है। चुपचाप गुमनाम तरीके से बिना किसी को बताए हुए सब देख लीजिएगा, सारा देख लीजिएगा, जितने भी सेट करा रहा हूं सब देख लीजिएगा, सबको नोट भी कर लीजिएगा, बहुत फायदा होगा। एग्जाम के बाद आप जरूर हमको धन्यवाद करने आइएगा, आप चाहे ऑनलाइन आइए चाहे ऑफलाइन आइए, क्योंकि मुझे अपने कंटेंट पर पूरा भरोसा है। मैं देख रहा हूं ना, जैसे प्रश्न आ रहा है बिल्कुल सेम लेवल दे रहा हूं मैं आपको। चलिए सातवां सवाल देखिए, भारत के संविधान ने देश में संसदीय सरकार की व्यवस्था की है, सरकार की यह व्यवस्था निम्न में से किसके प्रति उत्तरदायी होती है। देखिए कितना खूबसूरत क्वेश्चन का लैंग्वेज सेट किया हूं, बहुत ही शानदार मिलेगा आपको। आप किताब उलट के देख लीजिए, आपको मिलेगा, लेकिन लैंग्वेज आपको ये नहीं मिलेगा। तो यकीन मानिए दोस्तों, आपके लिए मैं बहुत एकदम डीप लेवल तक जा करके, एडवांस लेवल तक जा करके क्वेश्चन को सेट कर रहा हूं और क्वेश्चन को उठा रहा हूं, है कि नहीं। ये सारे प्रश्न इजी, अच्छा ये सातवां प्रश्न देखिए बहुत ही सरल है, इजी है, लेकिन थोड़ा सा क्वेश्चन का बस लैंग्वेज में बदला हूं, थोड़ा सा लैंग्वेज बदला हूं, है ना। तो यह किसके प्रति उत्तरदायी होती है, तो विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है, ठीक ना, विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। बहुत ही इजी प्रश्न है, सामान्य प्रश्न है। चलिए आठवां सवाल, भारत के संविधान में संघ शब्द का उल्लेख कहां प्राप्त होता है। यह प्रश्न पहले भी मैं करा चुका हूं, तो संघ शब्द का उल्लेख नहीं, कहीं भी नहीं है। वैसे ही खाली कहा गया है कि भारत राज्यों का संघ है, बट संविधान में कहीं उल्लेख नहीं है इसके बारे में। कहा भले गया है बोलचाल की भाषा में, लेकिन संघ शब्द का उल्लेख नहीं है, यानी कि ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सटीक हो जाएगा। 9 प्रश्न थे जो आपको भारतीय संविधान से थे। अब आ जाते हैं हम लोग हिस्ट्री के कुछ प्रश्न, बहुत ही स्मार्ट लेवल का है हिस्ट्री के भी प्रश्न, जब आप देखेंगे तो मजा आ जाएगा आपको। चलिए, किस नवाब के बारे में उनके दरबारी कर्नल, दरबारी ने कहा था कि यह तो कर्नल क्लाइव का गधा है। किस नवाब के बारे में उसके दरबारी ने कर्नल क्लाइव का गधा कहा था कि अरे ये नवाब है, ये तो गधा है कर्नल क्लाइव का, है ना, पालतू गधा। 4 ऑप्शन मिल जाएंगे आपको, मीर जाफर,
मीर कासिम, सिराजुद्दौला और अली वर्दी खान। तो जाफर याद रखिएगा, ये जो जाफर है, जाफर को ही गधा कहा था। जी हाँ, जी से जा और जे से, जी से गा भी आप कर सकते हैं, जे से जा, जी से गा, ऐसे रिलेट करके याद कर सकते हैं। जे और जी लगभग आपको उच्चारण में थोड़ा बहुत मिलता जुलता दिखेगा। तो जाफर और जे से जाफर, जी से गधा, ऐसे करके आप रिलेट करके याद कर सकते हैं अगर एग्जाम में कंफ्यूजन आता है तब। नहीं तो आप ऐसे ही जान लीजिए कि गधा था मिर्जाफर, अरे तुम गधा थे और मिर्जाफर। अक्सर जाफर और कासिम में आपको दिक्कत होगा, है ना। तो जाफर, गधा को याद करिए कि जाफर हम खिला दिए थे, आपको याद हो जाएगा। चलिए 10वां प्रश्न देखिए, कोई बुरा मत मानिएगा, हमारा किसी को ठेस पहुंचाना उद्देश्य नहीं है, बस याद हो जाए, एग्जाम में आपका फायदा हो जाए, मुख्य उद्देश्य हमारा यही रहता है। किसी को हम अपनी बाड़ी से ठेस पहुंचाना नहीं चाहते हैं। चलिए आते हैं प्लासी का युद्ध। जानते हैं आपकी प्लासी के युद्ध से एक सवाल आपको मिलेगा ही मिलेगा। प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ था। प्लासी कहां स्थित है? बचपन से रटे हैं 23 जून 1757, 23 जून 1757, लेकिन ये प्लासी है कहां? तो प्लासी ये बंगाल में है। एक प्रश्न आप कमेंट करिएगा, बहुत ही खूबसूरत प्रश्न बन सकता है कि प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ है, प्लासी किस नदी के किनारे बसा? तो ये प्रश्न आपको कमेंट कर देना है कि जो प्लासी है यह किस नदी के किनारे था। वैसे मैं इस क्वेश्चन को लाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, या चाहे फिर आगे के वीडियो में इसको लाऊंगा। फिलहाल आप लोग अभी कमेंट कर दीजिएगा कि प्लासी जो है किस नदी के किनारे है, और ये भी कमेंट करिएगा कि कैसा ये क्वेश्चन रहेगा और एग्जाम में आता भी है ये प्रश्न। तो चलिए आते हैं 11वें नंबर सवाल पर। सिराजुद्दौला, अच्छा आप देख रहे होंगे 1757 के आसपास से लगभग 2-3 प्रश्न मैं डाला हूं। हाँ, तो एग्जाम में आपको एक प्रश्न तो निश्चित ही रहेगा। सिराजुद्दौला के बाद गद्दी पर कौन बैठा था? गद्दी पर हम रहे चाहे, समझ गया ना डायलॉग? तो ये वाला डायलॉग नहीं है, तो जाफर ही बैठा था। सिराजुद्दौला के बाद जाफर ही बैठा था। ये अपने गद्दार था, ये 1757 में इसने गद्दारी करी थी, और गद्दारी के बल पर ही ये जाफर जो था वह बैठा था, इसीलिए गद्दार था, इसीलिए तो गद्दा कहा गया था। अभी तो पढ़े कि इसको गधा कहा गया था ना, ये गद्दार था। इसने गद्दी के लालच में अपने देश से ही समझ लीजिए कि गद्दारी की थी, गद्दार व्यक्ति था ये जाफर, तो ध्यान दीजिएगा। चलिए शिवाजी से भी एक प्रश्न आपको एग्जाम में मिलता है। शिवाजी के अष्टप्रधान में सुमंत कहलाते थे। यह प्रश्न तो बहुत ही सामान्य है, बहुत बार परीक्षा में आ गया है। तो जो सुमंत थे वह विदेश मंत्री, जी हाँ, विदेश मंत्री को सुमंत कहा जाता था, ये आपको याद रखना है। चलिए 13वें नंबर प्रश्न पर, वारदोली सत्याग्रह कब हुआ है? तो वारदोली सत्याग्रह आपका 1928, यानी कि सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। वारदोली सत्याग्रह में ही इनको सरदार की उपाधि मिली थी। गांधी जी, महिलाओं की ओर से गांधी जी ने प्रदान किया था 1928 ईस्वी में सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि। तो ये भी आपको अच्छे से दिमाग में बैठा लेना है। आते हैं सिंधु सभ्यता। आप लोग देखिए सिंधु सभ्यता से भी प्रश्न आते हैं, और प्रश्न का लेवल बिल्कुल एकदम मजेदार जबरदस्त है। चलिए, सिंधु सभ्यता के किस स्थल से मंदिर का प्रमाण मिला है? सिंधु सभ्यता के किस स्थल से मंदिर का प्रमाण मिला है भैया? कौन सा स्थल है जहां से मंदिर का प्रमाण मिला है? ऑप्शन है मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, राखीगढ़ी, या इनमें से कोई नहीं, है ना। कहां से मंदिर का? तो एक बात जान लीजिए, सिंधु सभ्यता में मंदिर का प्रमाण मिला ही नहीं है, मंदिर का प्रमाण मिला ही नहीं है। तो डी ऑप्शन। अब जो नहीं जानेगा मारेगा मोहनजोदड़ो, या सही कर दिए। कुछ तो हड़प्पा कहेगा, हम तो हड़प्पा पढ़े थे, कुछ तो कहेगा हूँ लूसेंट में तो राखीगढ़ी दिया है। अरे भैया कहीं भी कुछ नहीं दिया है, क्योंकि मिला ही नहीं है, दिया कहां जाएगा? मंदिर नहीं था, मंदिर मस्जिद नहीं मिला था उस समय, ये बात आपको ध्यान देना है। चले आगे 15वें सवाल। चलिए 15वें सवाल पर, सिंधु सभ्यता में इनमें से किस जानवर के अस्तित्व को स्वीकार नहीं किया गया? बहुत मजेदार प्रश्न, और मैक्सिमम बच्चे इसमें गलती करेंगे, इसकी गारंटी मैं लेता हूं, मैक्सिमम बच्चे, और कुछ तो इसके प्रश्न को भी गलत कह देंगे, लेकिन चलिए मैं क्लियर कर दूंगा आपको। किस जानवर के अस्तित्व को स्वीकार नहीं किया गया है? मोर, घोड़ा, बिल्ली, ऊंट। अब आपको लग रहा होगा कि बिल्ली, घोड़ा को तो स्वीकार किया गया क्योंकि घोड़ा का अस्थि पंजर सुतकोदा से और लोथल से मिला है ना। हाँ, बिल्ली, ऊंट और मोर का कहीं जिक्र नहीं आपको लगा होगा, लेकिन दिमाग में रखिए, मोर को भी स्वीकार किया, बिल्ली को भी और ऊंट को भी। घोड़ा के अस्तित्व को स्वीकार नहीं किया गया है। तो कहेंगे सर गांजा वांजा पी लिए हैं क्या? अभी तो आप अपने बोल रहे हैं कि सुतकोदा और लोथल से
घोड़ा के अस्थि पंजर मिला है तो कैसे नहीं स्वीकार किया गया है? तो हाँ, यही बात समझाना है आपको। ये सिंधु सभ्यता जब आप पढ़ेंगे तो स्पष्ट लिखा हुआ है कि जो घोड़ा के अस्थि पंजर मिले हैं, लेकिन वह सिंधु सभ्यता के नहीं है, वो दूसरी सभ्यता के हैं। मतलब दूसरे, जैसे कि मेसोपोटामिया या और सभ्यता से लोग आते थे व्यापार करने, उनके घोड़े के अस्थि पंजर हैं, बाकी और कहीं से नहीं मिला है। इनका कहना है कि अगर घोड़ा का अस्तित्व होता तो केवल लोथल और सुतकोदा से ही क्यों, ये तो बंदरगाह है लोथल, वहां से तो आते जाते रह रहा होगा घोड़ा, इसीलिए वहां घोड़ा मरा है, वहां से अस्तित्व मिला है, बाकी अन्य जगहों से तो नहीं मिला है, तो क्यों मान ले घोड़ा। तो इसीलिए इसके अस्तित्व को स्वीकार नहीं किया है सिंधु सभ्यता का जो भी खोज हुआ, उत्खनन हुआ, तो इसमें नहीं स्वीकारा गया है कि नहीं, ये भाई बंदरगाह है, तो आने जाने के क्रम में घोड़े की मृत्यु हुई थी, वहां ये मिला होगा, लेकिन बाकी और कहीं से नहीं मिला, इसलिए इसके अस्तित्व को नहीं स्वीकारा। बहुत ही शानदार प्रश्न है, 15 नंबर प्रश्न, फंसाऊ प्रश्न है। कमेंट करिएगा जरा सा 15 नंबर प्रश्न कैसा लगा। चलिए, इनमें से कौन प्रथम तुर्क शासक जिसने दोआब में आर्थिक महत्व को समझा? दोआब, दोआब जानते हैं ना, दो नदियों के बीच है ना, दो नदियों के बीच का जो क्षेत्र है दोआब है, तो दोआब के आर्थिक महत्व को खाली समझा पूछ रहा है, तो इल्तुतमिश बताना है आंसर, ये भी आपको ध्यान देना है। चलिए, ये मत बना लीजिए कि दोआब में कर किसने लागू किया था, नहीं, ये सारी चीजें बाद में, कर तो बाद में लगाया ना, जब दोआब में चीजें होने लगी तब, वो तो कर बाद में लगाया गया कि अरे यार दोआब से भी हम टैक्स ले सकते हैं, लेकिन जान ही रहे हैं कि क्या हुआ बाद में। अब चलिए, इनमें से किसने लौह और रक्त की नीति अपनाई थी? लौह और रक्त की नीति किसने अपनाई थी? तो भैया, लौह रक्त कौन करेगा? जिसके पास बल होगा, बलवान याद कर लीजिएगा कि बल है तो लोहा खून ये कर रहा था। चलिए, 18 नंबर सवाल, दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत इनमें से कौन शामिल नहीं है? देखिए, बहुत ही खूबसूरत प्रश्न है। दिल्ली सल्तनत के अंदर आपको लगेगा कि ये तो चारों सही है, गुलाम वंश भी है, लोधी भी है, मुगल भी है, सैयद भी है, तो जी नहीं, मुगल नहीं है। मुगल तो अलग वंश ही हो गया, ये गुलाम में आता है, गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद और लोधी, यही आता है ना। मुगल वंश अलग आता है, ये सल्तनत में नहीं आता है, ये सुल्तान नहीं, इसने अपने आप को बादशाह कहा था, पढ़े ना कि बादशाह, ये कहा था बाबर ने बादशाह की उपाधि धारण करने वाला पहला बन गया था, तो यही कहा था कि सुल्तान, सुल्तान क्या होता है जी, मैं बादशाह हूं, बादशाह। पहले सुल्तान होते थे, ये सनद पत्र प्राप्त करते थे ना, आप डिटेल में पढ़ेंगे तो जानेंगे। लेकिन जब ये आया, बाबर आया, कहना ही नहीं, सुल्तान सुल्तान क्या, मैं तो बादशाह हूं, ये सनद पत्र वगैरह हम नहीं लेने वाले हैं, हम खुद में बादशाह हैं। तो यहां से ये दिल्ली सल्तनत से आगे आ गया है, बाहर हो गया है। खानवा के युद्ध में बाबर किससे लड़ा था? खानवा का युद्ध बाबर किससे लड़ा था भैया? तो राणा सांगा से लड़ा था। देखिए, ये राणा प्रताप, राणा रतन सिंह, महाराणा, तीनों कंफ्यूजन में थोड़ा सा डालता है, राणा सांगा आपको याद रखना है, ध्यान में रखना है। चलिए, 20वां, बरौनी तेल शोधक कारखाना किस देश के सहयोग से बना है? बरौनी तेल शोधक कारखाना की बात की जा रही है, तो बरौनी तेल शोधक कारखाना रूस है ना, रूस के सहयोग से यह बना है, तो ये भी प्रश्न आपको अच्छा प्रश्न मिल जाएगा। चलिए, 21वां सवाल, बिहार में थोड़ा सा स्पीड बढ़ाते हैं क्योंकि समय ज्यादा ले रहा हूं मैं, लग रहा है मुझे। बिहार में प्रथम राष्ट्रीय महाविद्यालय 1921 में स्थापित कहाँ की गई? तो पटना में स्थापित करी गई थी, तो ये भी आपको ध्यान देना है। चलिए, 22वां नंबर प्रश्न, पितृपक्ष मेला कहाँ लगता है? तो आपके जान ही रहे हैं कि गया में लगता है पितृपक्ष मेला। अच्छा सवाल है। चलिए, मगध तथा अंग महाजनपद को कौन सी नदी पृथक करती थी? अच्छा प्रश्न है, बहुत ही शानदार, लाजवाब, जबरदस्त प्रश्न है। तो मगध और अंग को यही गंगा, जी हाँ, गंगा, अंग जो है और मगध, पटना के इधर और पटना के उधर है ना, तो ये गंगा नदी डिवाइड करती थी, तो ये ध्यान दीजिएगा। चलिए, आगे चलते हैं। अब आते हैं साइंस के सवालों पर। जीन चिकित्सा के जनक के रूप में जाने जाते हैं, जीन चिकित्सा के जनक के रूप में एंडरसन को जाना जाता है, ठीक ना। कवकों के अध्ययन को कहा जाता है, कवकों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो फाइकोलॉजी। शैवालों के अध्ययन को माइकोलॉजी, है ना, तो ऐसे करके ध्यान देना है, कवक के अध्ययन को फाइकोलॉजी। ओके, चलिए आगे आते हैं। सिस्टमा नेचुरी के लेखक तो लिनियस हैं, आप जान ही रहे हैं, कैरोलिस लिनियस नाम भी याद है इनका आपको। तो चलिए, 27वां,
जीवधारी के वर्गीकरण के अध्ययन को कहा जाता है, जीवधारी के वर्गीकरण के अध्ययन को कहा जाता है टैक्सोनॉमी। जी हाँ, और फादर ऑफ टैक्सोनॉमी या मॉडर्न टैक्सोनॉमी किसे कहा जाता है, जरा सा आप कमेंट करिएगा। जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया था, तो जैव विकास को समझाने वाला सबसे पहला जो व्यक्ति था वह था लैमार्क। जी हाँ, देखिए विकास बाद नहीं पूछ रहा हूं, जैव विकास के सिद्धांत को, ठीक है ना, तो वह लैमार्क था, डार्विन नहीं था, ये भी आपको ध्यान में रखना है, लैमार्क था। चलिए, विटेकर द्वारा जीवों के वर्गीकरण में किसे शामिल किया गया था, जी हाँ, विटेकर द्वारा जीवों के वर्गीकरण में किसे शामिल नहीं किया गया था। अच्छा प्रश्न है, किसे शामिल नहीं किया। तो यहां पर देखिए थोड़ा सा टाइपिंग में मिस्टेक हुआ है, किसे शामिल होना चाहिए, हालांकि सभी को शामिल किया गया था, तो ये भी आपको ध्यान देना है, सभी को शामिल किया गया था। चलिए, इनमें से कौन गेहूं का वैज्ञानिक नाम है, तो ट्रिटिकम, आप जान लीजिए ट्रिटिकम इसका वैज्ञानिक नाम हो जाएगा। 30 किसे वास्तविक जीवाणु भी कहा गया है, वास्तविक जीवाणु तो यू बैक्टीरिया। जी हाँ, नाम याद रखिएगा, यू बैक्टीरिया वास्तविक जीवाणु। सीधा प्रश्न एग्जाम में आपको भेटा जाएगा कि वास्तविक जीवाणु किसे कहा गया है, यू बैक्टीरिया को। वॉशिंग मशीन के कार्य का सिद्धांत है, तो वॉशिंग मशीन में जो कपड़ा धुलते हैं वह अपकेंद्रन सिद्धांत पर काम करता है, अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर कार्य करता है, अभिकेंद्रीय नहीं, अपकेंद्रीय, आपको ये ध्यान रखना है। चलिए आगे चलते हैं, 33 नंबर प्रश्न। न्यूटन का पहला गति नियम संकल्पना देता है, तो यह जड़त्व की संकल्पना देता है, जान ही रहे हैं आप, बहुत ही सामान्य प्रश्न है। आईएनएस वेला क्या है, आईएनएस वेला स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी है। क्या है, स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी आईएनएस वेला है, तो ध्यान देना है। चलिए देखिए, ये प्रश्न आप पहले भी कर चुके हैं। 35 नंबर, पहले डिजिटल जनसंख्या घड़ी किस शहर में लॉन्च की गई है, पहले डिजिटल जनसंख्या घड़ी, तो यह आपके बेंगलुरु में लॉन्च की गई है, तो ध्यान देना है आपको। चलिए 36 नंबर प्रश्न, वर्तमान में भारत में लोकसभा में विपक्ष का नेता कौन, लोकसभा में विपक्ष का नेता, तो ये जान ही रहे हैं कि आप, राहुल गांधी, इंपॉर्टेंट है। चलिए, इनमें से कौन भारत की पहली महिला एडीसी बनी, मैं आपको बार बार कहता हूं कि महिला बने पहली, तब आपको महत्वपूर्ण उसको समझना है, तो मनीषा पाढ़ी जो है यह पहली महिला एडीसी बनी है। चलिए 38 नंबर सवाल, कैम्ब्रिज डिक्शनरी, पिछले वीडियो में मैंने ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी से पढ़ा था, आप पढ़ते हैं कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने किसे वर्ड ऑफ ईयर 2024, जी हाँ 2024 के वर्ड ऑफ जो ईयर है उसको घोषित किया है, तो मेमफेस्ट को, किसको, मेमफेस्ट को वर्ड ऑफ ईयर कैम्ब्रिज डिक्शनरी के अनुसार 2024 में इसको वर्ड ऑफ द ईयर मिला है। चिराग योजना, तो यह चिराग योजना जो है वह हरियाणा, जी हाँ चिराग योजना हरियाणा सरकार ने शुरू करा है। चलिए आगे चलते हैं, 40वां, राम वन अनारदाना, जीआई टैग से संबंधित है ये प्रश्न, जानना है कि जीआई टैग से एक प्रश्न आपको दिखाई देता ही देता है। यह अनार का दाना है राम वन अनारदाना, जिसे 2024 में जीआई टैग मिला है। यह कह रहा है कि यह राम वन अनारदाना किस राज्य में, मतलब है किस राज्य के अनुसार से, जो भी कहना है कह लीजिए, तो जम्मू कश्मीर आपको ध्यान देना है। चलिए 41 नंबर, हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप को अमेरिका का राष्ट्रपति बनाया गया, अमेरिका के राष्ट्रपति बनने वाले कहवे व्यक्ति हैं। अच्छा प्रश्न है, जान सभी रहे हैं, लेकिन ध्यान देना है कि 47वें कहवे हैं, 47वें 47 नंबर पर इनका आ रहा है। चलिए, भारत का सबसे लंबा समुद्री पुल अटल सेतु, याद रखना है, लंबा समुद्री पुल ना कि सुरंग, ये भी ध्यान देना है। अटल सेतु कहां में है, तो यह महाराष्ट्र, कहां में है, महाराष्ट्र, ध्यान दीजिएगा। चलिए, इनमें से कौन कुमायूं हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है, तो कुमायूं हिमालय की सबसे ऊंची चोटी नंदा देवी, क्या नाम, नंदा देवी है, ध्यान रखिएगा। 44 नंबर, जेट स्ट्रीम सामान्यतः चलती है, तो जेट स्ट्रीम कहां चलती है सामान्यतः, तो एक क्षोभ मंडल में चलती है, कहां चलती है, क्षोभ मंडल में चलती है। चलिए आगे चलते हैं, 45 नंबर, फेरल के नियम के अनुसार हवाएं दक्षिणी गोलार्ध में, दक्षिणी गोलार्ध में कैसे, देखिए फेरल का नियम जो है ना वो ये कहता है कि उत्तरी गोलार्ध में हवाएं अपने दाहिने मुड़ने का प्रयास करती हैं और दक्षिणी गोलार्ध में हवाएं अपने बाएं मुड़ने का प्रयास करती हैं, तो ये दक्षिणी गोलार्ध कह रहा है, तो दक्षिणी गोलार्ध में अपने बाएं चलने का प्रयास करती रहती हैं, यानी 45 का ए सही हो जाएगा। चलिए 46 नंबर प्रश्न, एल नीनो है, एल नीनो क्या है, ठंडी जलधारा, गर्म जलधारा की दोनों, एल नीनो गर्म है, ठीक ना, एल नीनो क्या है, गर्म, ला नीना तो ठंडी हो जाएगी, ये आपको ध्यान देना है, ला नीना एल नीनो से पूछता है प्रश्न।
चलिए देखिए 47 नंबर प्रश्न जो है ना वो थोड़ा सा टाइपिंग एरर है, प्रश्न ये वाला है ना, और ये ऑप्शन है, ये ऑप्शन है। चलिए, काल बैसाखी के नाम से जाना जाता है, काल बैसाखी के नाम से भैया क्या जाना जाता है? तो चार ऑप्शन आपको मिल जाएगा कि काल बैसाखी से, तो जो आंसर है वह यही हो जाएगा कि असम और पश्चिम बंगाल में चलने वाली विनाशकारी युक्त पवने, यही काल बैसाखी के नाम से जाना जाता है। चले आगे, चलिए आते हैं हम लोग 48 नंबर प्रश्न पर। वस्तु एवं सेवा कर क्या है, यानी कि जीएसटी है ना। जीएसटी क्या है? तो यह अप्रत्यक्ष कर है, गंतव्य आधारित अप्रत्यक्ष कर, अप्रत्यक्ष कर अप्रत्यक्ष कर है। यहाँ बी ऑप्शन होगा, ए नहीं होगा। यही तो ध्यान देना है, एग्जाम में भी यही होता है ना कि इतना पढ़ते हैं फिर मार देते हैं, लेकिन अप्रत्यक्ष कर आपको मैं बता ही रहा हूँ कि अप्रत्यक्ष कर है, तो ये ध्यान दीजिए। 49 राजा चलैया समिति का संबंध है ना, तो ये टैक्स सुधार से संबंधित है, कर सुधार से संबंधित है, तो जान ही रहे हैं आप। चलिए 50वां और आखिरी सवाल, शेयर बाजार के संदर्भ में आईपीओ का पूर्ण रूप क्या है? आईपीओ का पूर्ण रूप क्या है? तो इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, जी हाँ, आरंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग यानी कि आरंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव। अच्छा प्रश्न है, इसको स्टार्ट कर लीजिएगा। आईपीओ, ये प्रश्न आपको पूछ सकता है, शेयर बाजार के संदर्भ में पूछ रहा है, तो ये भी आपको ध्यान देना है। तो चलिए 50 प्रश्न थे, हमने लगभग 25 से 27 मिनट के अंदर इसको समाप्त कर दिया है। ऐसे ही आप जुड़े रहें, आपको प्रतिदिन एक सेट मिलता रहेगा। करंट अफेयर का भी हफ्ते में 2 दिन आपको उपलब्ध करा दिया जाएगा। तो चलिए इजाजत चाहते हैं, फिर मिलेंगे। नमस्कार, जय हिंद।